आज के इस अध्याय में हम लोग देखेंगे जो कि कक्षा 9 और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। और इसमें एक चीज़ और देख बता दूं कि संसाधन होता क्या है। उससे पहले संसाधन क्या होता है कि संसाधन जो होता है वो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो होता है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है या फिर संसाधन कहलाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जिसका वो इस्तेमाल जो होता है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, और जिसमें बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, और वैसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन मुख्यतः जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि हम लोग पिछले कक्षाओं में भी देख चुके हैं। अब पिछले कक्षाओं में देखने के उपरांत क्या देखे थे, 3 तरह का। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है, वैसे साधन को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन के विनिर्माण के रूप में कार्य करती है, उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानवीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो कि मानव खुद ब खुद उस साधन को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो एक खुद साधन बन के उस प्रयोग करता है। तो वैसे चीज़ को हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इन तीनों संसाधन के बारे में हम लोग नीचे विस्तार से देखेंगे। ये दोनों संसाधन के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में भी देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे मानवीय संसाधन किस प्रकार से लोग अपने खुद ब खुद साधन के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि मानव पूंजी किस प्रकार से काम करती है। तो मानव पूंजी वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि मानव के लिए क्या होता है कि उसको जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। जब किसी भी मानव को उस पे शिक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए या फिर किसी चीज़ को सीखने के लिए उसमें जो भी पैसे व्यय किए जाते हैं, उसे एक तरह से एक पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे मानव पूंजी जो होता है एक प्रकार के क्षेत्र के रूप में काम करती है। और क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इसका क्षेत्र जो होता है संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक क्या होता है, एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है, जिसमें से क्या होता है, उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना जो होता है एक तरह से सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन का भी उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। और एक प्रकार का अगर देख सकते हैं तो एक मानव संसाधन जो होता है एक विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है। जब हम नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो उसमें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तो वैसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और ये जो होता है इसमें आर्थिक स्थिति को क्या कर दी जाती है, इसमें कुछ खर्च किए जाते हैं। किस लिए, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर किसी चीज़ का ट्रेनिंग करने के लिए। तो एक प्रकार का मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है इसको। ठीक है, भौतिक पूंजी का निर्माण की ही भांति जो होता है वो देश का उत्पादक शक्ति को क्या करता है, वृद्धि करता है। मानव पूंजी निवेश जो होता है वो 3 प्रकार के फैक्टर के साथ किए जाते हैं। पहला शिक्षा होता है, दूसरा प्रशिक्षण होता है, तीसरा होता है स्वास्थ्य सेवा। इन तीनों क्षेत्र जो होता है मानव पूंजी पर निवेश का एक प्रतिफल प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, अधिक शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों को बेहतर क्या उच्च उत्पादकता के कारण क्या होता है, होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की क्या होती है, उत्पादकता के रूप में इसे क्या कहता है, एक प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसमें अगर एक चीज और देख सकें तो जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, यही एक मानव पूंजी का क्या होता है, एक उदाहरण होता है, जो कि ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होता है, वो खुद ब खुद अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करता है। मानव पूंजी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी कौशल जो होता है वो उन्हें निहित उत्पादन
उत्पादन का ज्ञान जो का क्या कहता है, एक स्टॉक होता है जिसमें क्या होता है, भौतिक पूंजी को लगने वाले का क्या होता है, एक मानव पूंजी कहते हैं। इसमें बहुत सारे देखेंगे मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव पूंजी का निर्माण जो होता है, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ होता है ऐसे लोगों की प्राप्ति और उन की संख्या की वृद्धि जिनके पास निपुणताएं, शिक्षा और अनुभव की कमी होती है या फिर उसके अनुभव होती है, और जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए क्या होता है, महत्व रखते हैं, और वो कोई रचनात्मक उत्पादक साधन के रूप में कार्य करती है। और यह व्यक्ति जो होता है वो उसके विकास पर निवेश से संबंधित होती है। क्या होती है? निवेश से संबंधित होती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग देखेंगे इसमें। अब मानव पूंजी का निर्माण का जो स्रोत होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और उस पे क्या होती है, कौशल पर जो व्यय की जाती है उसके बारे में देखा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कहानी दिए हुए हैं जिसमें दिया गया है कि किस प्रकार से वो शिक्षा के प्रति वो किसी घर में वो काम करती है, और काम करने के बाद क्या होता है, वो अपने माँ के साथ माँ के साथ जो है कि माँ का काम जो क्या करता है, वो एक शकल जो होता है वो माँ के साथ क्या करता है, वो माँ के कामों पर उसका हाथ बटाते हैं। तो उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है, वो स्कूल पे पढ़ते हैं, और स्कूल में पढ़ने के बाद क्या होता है, उसको उस डिग्री के लिए फिर किया जाता है, उसको फिर पापा जो क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए क्या कहते हैं, उससे कर्ज़ लेते हैं, और कर्ज़ लेने के बाद क्या होता है, उसे एक कंप्यूटर के लिए व्यावसायिक कोर्स करवाया जाता है, जिसके बाद क्या होता है, वो किसी क्षेत्र में, एक फर्म में क्या होता है, उसे नौकरी मिल जाती है, और वो एक तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के रूप में भी काम करने लगता है। और इस प्रकार से उसको कंपनी के द्वारा, फर्म के जो मालिक होता है उसके द्वारा उसको प्रोत्साहन मिलता है, और उसको क्या होता है, पदोन्नति, यानी उसको आगे बढ़ने के लिए उसको क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे एक बिलास की कहानी है जो कि मछलियाँ बेचकर डेली का वो काम कमा लेती थी। और इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज़ और, जापान जैसे देशों में क्या होता है, मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है, और यह प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जब यह विकसित धनी देश होती है, क्या होता है, एक विकसित धनी देश होता है जो कि मानव पर क्या होता है, निवेश करते हैं। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, और वो कैसे धनी और विकसित बने इसके बारे में वो हमेशा उसमें सोचते विचार करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एक तरह से पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से होता है। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र में काम की जाती है। आर्थिक गतिविधि जो होती है, क्रियाकलाप जो होती है, वो 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक में 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक में के अंतर्गत जो होती है, कृषि होती है, वानिकी होती है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होती है, विनिर्माण शामिल होते हैं। जिस और तृतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, परिवहन विभाग, व्यापार, संचार और बैंकिंग सेवा, बीमा, इंश्योरेंस, एजुकेशन, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं, ये सब जितने भी होती है, ये सब तीनों क्षेत्र जो होती है, एक तरह से सकल घरेलू उत्पाद का जो होता है, एक परस्पर संबंध होता है डायरेक्ट रूप से। और वो क्या करता है, एक देश के विकास के लिए या फिर प्रति व्यक्ति आय और इस प्रकार से विभिन्न क्रियाकलापों को क्या करता है, एक निर्देशित करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। इन तीनों क्रियाओं को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। और आर्थिक क्रियाएँ 2 भाग में होती हैं। आर्थिक क्रियाएँ कितने भाग में होती है? 2 भाग में होती है। 2 भाग में क्या देखेंगे, तो 2 भाग में पहला जो क्रिया होती है, एक होती है बाज़ार क्रिया होती है, और दूसरा होती है गैर बाज़ार क्रिया। एक होती है बाज़ार क्रिया और दूसरा होती है गैर बाज़ार क्रिया। बाज़ार क्रिया वैसे क्रियाएँ को कहती है जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन शामिल किया जाता है। ठीक है? और गैर बाज़ार क्रिया जो होती है वो ऐसे क्षेत्र आते हैं जो स्वउपभोग के लिए क्या होता है, उत्पादन करते हैं। और ये प्राथमिक उत्पादों का उपभोग जो होता है, एक अचल संपत्तियों के स्वलेखा पर उत्पादन के क्या कहती है, वो आता है। कहते हैं प्राथमिक उत्पादों को उपभोग और प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों के स्वलेखा के लिए उत्पादन आता है। इसमें बहुत सारे चीज़ उदाहरण दिए हुए हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार के महिलाओं को और पुरुषों के बीच में क्या होती है, एक श्रम का विभाजन होता है, जो कि आमतौर पर महिलाओं को कामकाज देखती है, और पुरुषों खेतों पे काम करने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से की जाती है। महिलाओं की गतिविधि क्या होती है, महिलाओं आमतौर पर घरेलू मामलों को देखभाल करती है, और वो खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हाउसकीपिंग और बच्चों की देखभाल करना, ये श्रेणी में बाँटा जाती है।
इसमें देखते हैं फिर जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होती है, तो जनसंख्या की गुणवत्ता में अगर देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन पर जीवन पर जीवन प्रत्याशा से निरूपित जो होती है व्यक्तियों के स्वस्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। इसमें हम एक प्रकार से देख सकते हैं निर्भर करती है। विकास दर जो होती है वो जनसंख्या उत्पादन पर निर्धारित निर्धारित होती है। क्या होती है विकास दर यानी डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट रेट जो होता है किस पे होता है, पॉपुलेशन पर होता है, निर्धारित की जाती है। और अस्वस्थ लोगों और निरक्षरता को अवसर अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है एक दायित्व के रूप में देखा जाता है। संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में विकास की गति जो होता है गति की अपेक्षा जो होती है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। विकास का जो गति होता है वो कम है और जनसंख्या की वृद्धि दर जो होते हैं क्या है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। संसाधनों की साध जो होती है वो क्षेत्रीय असंतुलन में भी तेजी बढ़ रहा है। और दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था एक महिला कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, यहाँ दर करीब 2.1 है और जिसे स्थिरता दर माना जाता है। जनसंख्या के जीवन में गुणवत्ता का अर्थ व्यक्तियों के समाजों और गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन से लिया जाता है जो कि किसी देश का विकास मानवीय प्रयासों का फल होता है। क्या होता है मानवीय प्रयासों का क्या होता है एक फल होता है जिसमें देश का विकास पर निर्भर करती है। गुणवान जनसंख्या देश के प्रगति मार्ग का अग्रसर कर सकती है और जनसंख्या और गुणवत्ता व्यापक अर्थों में यह अंतर्राष्ट्रीय विकास स्वास्थ्य तथा राजनीति के क्षेत्रों में आदि संबंधित होती है। और स्वाभाविक रूप से अगर लोग जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर की अवधारणा से जोड़ते हैं तो जबकि ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं होती है। जहाँ जीवन स्तर का संकुचित अवधारणा है जो प्राथमिक रूप से आय पर आधारित होती है, वही जीवन की गुणवत्ता एक व्यापक अवधारणा होती है। जीवन की गुणवत्ता मानक संकेतों में केवल धन और रोजगार की नहीं बल्कि उसमें निर्मित पर्यावरण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा मनोरंजन खुशी अवकाश का समय सामाजिक संबंधों के तथा गरीबों रहित जीवन शामिल होती है। विश्व में लोगों की गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के साथ क्या होता है गैर सरकारी संस्थाएं जैसे वैश्विक संगठन अपना योगदान दे रही है। विश्व बैंक ने दुनिया में गरीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है जिसमें से लोगों को भोजन वस्त्र आवास स्वतंत्रता शिक्षा तक पहुंच और स्वस्थ देखभाल और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या होता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो इसके लिए क्या होता है वो अग्रसर है। और इसमें अगर एक चीज और देखा जाए तो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षरता दर और व्यक्ति के स्वास्थ्य इन दोनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आंकड़े के प्रदर्शित करते हैं इसमें तो आंकड़े जो है एक आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के दो है जो कि आंकड़े प्रदर्शित करता है जिसमें महिलाओं और पुरुष की जो होती है वो साक्षरता दर पर क्या हुआ है इसमें विश्लेषण क्या किया है जो कि 1951 में जो है वो आपका प्रतिशत के रूप में दिया गया है यहाँ पे। और ये है आपका पुरुष का पुरुष की अपेक्षा क्या है महिलाएं की साक्षरता दर है वो 1951 में बहुत कम थी जो कि फिर धीरे धीरे क्या किया इंक्रीज किया फिर धीरे धीरे क्या क्या हुआ ये बढ़ते चला गया। जो कि अभी जो है वो अभी का जो आंकड़ा अगर नया आंकड़ा देखा जाए 21-22 या फिर 20-21 तो लगभग लगभग समानता की ओर देखा जा रहा है। इसमें जनसंख्या की गुणवत्ता के प्रभावकारी कारक अगर देखेंगे तो आर्थिक कारक एक प्रकार से काम करता है। दूसरा जो होता है सामाजिक कारक भी बहुत बड़ा योगदान देता है। और तीसरा जो होती है आर्थिक और सामाजिक कारक ये दोनों क्षेत्र जो होता है वो काम करते हैं इस पे। अगर पहला देखते हैं आर्थिक कारक क्या होते हैं जनसंख्या गुणवत्ता को प्रभावी कारक क्या होती है तो जनसंख्या के जीवन में गुणवत्ता और प्रभावकारी आर्थिक कारकों से तात्पर्य ऐसे कारकों से है जो धन से संबंधित होती है जैसे कि निम्नलिखित जैसे कि आय स्तर और संपत्ति का स्तर रोजगार का स्तर गरीबी का स्तर। सामाजिक स्तर में देखा जाए तो इसमें जीवन प्रत्याशा और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा एवं प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। अगर शिक्षा के महत्व देखा जाए
शिक्षा अगर देखा जाए तो अपने जीवन कार्य के वर्षों पर सकल की शिक्षा के बाद में क्या होता है, वर्षों तक अच्छी नौकरी और अच्छी वेतन के रूप में उसे फल दिया गया। और हमने देखा कि शकल के विकास के लिए एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आगत था, जो कि जब तक वो अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो उस स्तर पर वो नौकरी नहीं कर पाता, उस फर्म में नौकरी नहीं कर पाता। इसी के लिए क्या है कि नई क्षितिज खोले और नई आकांक्षाएँ दी और जीवन के एक क्या है मूल्य विकसित किए गए। और न केवल शकल की बल्कि समाज के विकास के लिए लोगों विकास में भी शिक्षा का योगदान है। और फिर क्या है, यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक पहुंच जो होती है उदाहरण और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाता है। और इसमें यह मामले लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिरोधक बहुत सारे चीज विद्यालयों की स्थापना की जाती है। गवर्नमेंट स्कूल इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ावा देने के लिए इसको किया जाता है। अगर बीच में बात करें सर्व शिक्षा अभियान जो होता है एक प्रकार के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था सर्व शिक्षा अभियान। और इसमें साक्षरता दर, और इसमें देखेंगे एक चीज, साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पालन करने के लिए एवं लाभ उठाने का माध्यम भी समझा जा सकता है। अब भारत में साक्षरता दर अगर बात करें 2011 के अनुसार, तो साक्षरता दर अगर 2011 के अनुसार अगर बात करें तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 74.04% हो गई है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 65.46% हो गई है। मृत्यु दर की अगर बात करें तो मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि से प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या मरने वाले लोगों की संख्या से, ठीक है। और जन्म दर की बात करें तो एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। तो इसमें हम लोग आंकड़े के अनुसार देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य जो होता है लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या आपने सोचते हैं कि कभी भी ऐसे फर्म जैसे व्यक्तियों को रोजगार देने से के लिए होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण क्या होता है स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। ऐसी कोई भी अस्वस्थ पुत्री और पुरुष संगठन के समग्र विकास के योगदान के लिए को क्या करता है अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के एक परिहार का आधार होती है और इसीलिए जनसंख्या का स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। और हमारे एक विकास का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है एक तरह का एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जिस प्रकार से शिक्षा अपना योगदान देता है उस प्रकार से स्वास्थ्य भी क्या होता है एक देश को डेवलप करने के लिए स्वास्थ्य भी क्या होता है एक अपना अहम भूमिका निभाती है। जो कि हमारी राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य में जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना होता है। और जिस पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए क्या होता है अपेक्षित विस्तृत एवं स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे उन आंकड़ों को जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो शिक्षा इन उपायों को अपनाने के बाद क्या होता है जीवन प्रत्याशा जो होता है एक सामाजिक स्तर पर बढ़कर हुए 2014 में कितना हो गया 68.3% वर्ष में अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर जो है 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। अवधि जन्म दर जो होता है 20.4% और मृत्यु दर 6.4% पर आ गई है। इस प्रकार से आंकड़े के कहते हैं एक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पे। अब आते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी कितने तरह की होती है, बेरोजगारी क्या होती है। तो अगर इस चैप्टर पे अगर सबसे अंतिम हिस्सा देखा जाए तो बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी क्या होता है, तो बेरोजगारी हम एक तरह से कहते हैं वह दशा और वह स्थिति होती है जो कि प्रचलित मजदूरी दर
पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं और बेरोजगारी और बेकारी किसी काम को करने के लिए योग्य और उपलब्ध व्यक्ति को अवस्था अवस्था होती है, जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और ना ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। बेरोजगारी के प्रकार जो होती है वो तीन प्रकार होती है। बेरोजगारी के प्रकार जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, जो कि हम लोग देखेंगे। मौसमी, परछन बेरोजगारी और एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। एक तरह से हम इसको शहरी बेरोजगारी भी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, और जो कि वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जो कि बुआई, कटाई और निराई और गहाई होती है। विशेष महीनों पर कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। अब मौसमी बेरोजगारी वही होता है जब लोग वर्ष में कुछ महीनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें से कुछ महीनों तक ही जब मौसम ठीक रहने के अनुसार ही उसमें काम किए जाते हैं, और नहीं रहने पर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और पर्सन बेरोजगारी, जैसे कि 4 व्यक्तियों का काम है, वहाँ 8 व्यक्तियों मिलकर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? एक पर्सन बेरोजगारी होती है। शहरी बेरोजगारी जो होती है, डिग्रीधारी युवक जो होते हैं रोजगार पाने के लिए असमर्थ हैं, तो वो क्या होता है? एक प्रकार की शहरी बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं उसको। और ये आमतौर पर क्या होता है? नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश देखने को मिलता है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति और शिक्षा पद्धति के व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण से भी हो सकता है। और अगर देखा जाए बढ़ती जनसंख्या का, अगर देखा जाए तो इसका क्या योगदान है या फिर क्या कारण है कि भारत में बेरोजगारी के कारण इतनी बड़ी बढ़ गई है बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो वर्तमान में बेरोजगारी के प्रमुख कारण जो होते हैं जनसंख्या वृद्धि है, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जो होता है बेरोजगारी का बहुत बढ़ावा मिला है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर देश का लगभग 11% जो है वो जनसंख्या बेरोजगार है, जिससे रोजगार की आवश्यकता होनी चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि से कम होती है, जिसके कारण बेरोजगारी क्या होती है? उत्पन्न हो रही है। अगर बीच में देखा जाए कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिसकी संपूर्ण संख्या जो होती है जनसंख्या जो है मैक्सिमम 75% जो है कृषि पर निर्भर है। और वास्तव में अगर देखा जाए वर्तमान में, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण कृषि क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गया है। और क्योंकि कृषि के कार्यों की पकड़ी प्रकृति जो है वो पछड़ी हुई है, और कृषि की विधियों में तकनीकों के अभाव से संस्थागत जैसे सुधार, जैसे भूमि सुधार चकबंदी, भूमिधारिता की सीमा आदि के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। और इसके अलावा जो होती है काश्तकारी सुधार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अदस्ता एवं किसानों के व्यवहार में असहयोग की भावना का होना और बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है। कृषि के अच्छे अवसर प्राप्त न होने के कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी जनसंख्या एवं नगरों की और पलायन करते हैं, और नगरों में बेरोजगारी की समस्या को देखा गया है। इसमें एक चीज और देखा जाए इस प्रकार से, उसमें औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र भी क्या होती है? सीमित है, जिसके कारण से बेरोजगारी के कारण बढ़ता जा रहा है। और शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं होने के कारण भी क्या होती है? एक बेरोजगारी का एक कारण बन सकता है। बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण यह है कि दूषित शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दिया जाता है। यहाँ केवल साक्षरता दर में वृद्धि हो रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पर छात्रों को रट कर परीक्षा पास कैसे करना है उसको सिखाया जाता है। क्लास होते ही दिमाग से रटंत ज्ञान का निकल भी जाता है, और ऐसी स्थिति में प्रणाली एक बेहतर शिक्षित जनसंख्या का निर्माण नहीं कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों के व्यवसायिक कौशल विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं? उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि वर्तमान समय में लगभग सभी कंपनियों ने स्किल के अनुसार रोजगार देती है, और युवाओं के स्किल का अभाव भी पड़ा रहता है, जिसके कारण से
बेरोजगारी के कारण बन सकती है। तकनीकी विकास अव्यवस्थित है जिसके कारण सभी हो सकते हैं। ग्रामीण लोगों के शहरों की ओर प्रस्थान कैसे कर रहे हैं जिसके कारण सभी सारी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के एक कारण यह भी है कि ग्रामीण जनसंख्या बड़ी जनसंख्या में मात्रा में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे शहरों में बहुत ज़्यादा संख्या या फिर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है जिसके कारण से क्या है इतनी बड़ी अकुशल और अशिक्षित जनसंख्या उनको झेल सकने में असमर्थ हो रहा है। बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? बेरोजगारी की वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होता है और बेरोजगारी में वृद्धि के कारण जो होती है वो समाज के जीवन में गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार से एक प्रकार का चुनौती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक प्रकार का देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास की गुंजाइश से अधिकांशतः शिक्षित लोग जो होते हैं तृतीयक सेवाओं के आकर्षित होते हैं और नौकरियां सीमित होती है। शिक्षित युवक डिग्रियां होते हुए बेरोजगारी एवं विदेशों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवकों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वह विदेश जा सके और इतनी समस्याओं की जटिल होती जा रही है समस्या होती जा रही है जी। और उसमें फिर शिक्षित बेरोजगारी का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? स्कूल और कॉलेजों को व्यावसायिक विषयों में पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वह अपने कोई काम को शुरू कर सके। वो स्कूल लेवल से ही किसी काम को वो अपना मिशन बना के उस पर वो अपना शुरू कर सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आईआईटी खोले जाएं और ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दी जा सके और ये चाहे वो नौकरी प्राप्त करे या फिर ना करे अपना काम वो खोल सकता है। अब राष्ट्रीय नीति जो होती है का लक्ष्य किस प्रकार से है? राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जो होता है जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं पर इनकी पहुंच जो है वो बेहतर बनाना होता है। नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक और संसाधन केंद्र के रूप में क्या होती है विकसित कर रहा है और जिसमें जिसमें आवश्यक संसाधन ज्ञान और कौशल है जो इसे गति के साथ कार्य करने और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और सरकार के लिए कार्यनीति नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों पर क्या होती है समाधान करने का सक्षम करेगा। नीति आयोग का अब संपूर्ण जो होता है गतिविधि 4 प्रमुख विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो आपका पहला जो जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक नीति निर्माण में किस प्रकार से कार्यक्रम का रूपरेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूपरेखा। किसी भी कार्य का क्या होता है, एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। दूसरा जो होती है उसको उसको संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। संघवाद को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा जो होता है अनुकरणीय का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन होना चाहिए और थिंक टैंक का ज्ञान और नवोन्मेष का हब होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें किया जा सकता है। और इस प्रकार से बेरोजगारी देख लिए और संसाधन के रूप में किस प्रकार से लोग काम करते हैं, किसी भी चीज़ का शिक्षा ग्रहण करके और प्रशिक्षण और उसमें अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म भी अपनाकर उसकी रोजगार ग्रहण कर सकते हैं।